इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब इसमें देखिए हम जो क्रिटिकल एंगल था उसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी। इसकी जो कुछ मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, हमने स्नेल्स लॉ जो है वो पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास n1 साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ थीटा 2 आता है। तो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 को हम रिप्लेस कर देते हैं। थीटा 1 देखिए हमारे पास यहाँ पर जो थीटा 1 होगा वो हमारे पास ये क्रिटिकल एंगल होगा, और थीटा 2 हमारे पास, थीटा 1 हमारे पास देखिए इंसिडेंट रे के जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ वो होगा, और थीटा 2 हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो होगा। फॉर क्रिटिकल एंगल हमारे पास, जब क्रिटिकल एंगल का केस होगा तब हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास n1 साइन ऑफ थीटा जो 1 होगा ना, साइन ऑफ थीटा 1 को हम रिप्लेस कर देंगे क्रिटिकल एंगल के साथ। देखें क्रिटिकल एंगल, और जब हमारे पास क्रिटिकल एंगल होता है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास थीटा 2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। जब भी हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल होगा, मतलब थीटा 1 अगर क्रिटिकल एंगल अगर आप ले रहे हैं, तो आपके पास ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल जो आपके पास आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल है ना, वो आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो n1 साइन ऑफ थीटा 1 इक्वल्स टू n2 साइन ऑफ थीटा 2 होता है। तो इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, n1 साइन ऑफ थीटा c, मतलब क्रिटिकल एंगल, c फॉर क्रिटिकल, n2 साइन ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है तो जाहिर सी बात है नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे कौन सा एंगल बनाएगी, जो है वो 90 डिग्री का। तो तब आपके पास साइन 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाता है, आपको पता है साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री की जगह 1 पुट करें, आपके पास n1 साइन थीटा c इज इक्वल टू n2 आ जाता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री की जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम साइन थीटा c की वैल्यू निकालें तो n1 को दूसरी तरफ जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड कर दें तो n2 डिवाइडेड बाय n1 हो जाएगा। अब आपके पास ये जो क्रिटिकल एंगल है ये आपके पास क्या बन जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय n1 बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको डिफाइन करें, मैंने एक डेफिनेशन इसकी आपको पहले भी बता दी है, इसकी सेकंड जो डेफिनेशन बन रही है वो क्या बन रही है, द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल, द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इंसिडेंट मीडियम। ठीक है, आपके पास ये दो रेशोज आ रही हैं। n2 आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम है। ठीक है, और n1 आपके पास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट मीडियम है। फॉर एग्जांपल n2 अगर आपके पास जो है जो रिफ्रैक्टेड मीडियम है आपके पास वो ग्लास है, और जो इंसिडेंट मीडियम है वो आपके पास एयर है, या फिर रिफ्रैक्टेड मीडियम आपके पास जो है वो एयर है और इंसिडेंट मीडियम आपके पास ग्लास है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप एयर से भी मूव करवा सकते हो, ग्लास के अंदर ग्लास से भी एयर में मूव करवा सकते हो को। तो ये जो n2 होगा वो रिफ्रैक्टेड मीडियम का, जहां पे लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डिवाइडेड बाय n1 आपके पास जो इंसिडेंट मीडियम है। फॉर एग्जांपल आपकी लाइट कहां से जा रही है, ग्लास से जा रही है, एयर से जा रही है, जहां से इंसिडेंट हो रही है ये उसका रिफ्रैक्टेड मीडियम है। तो ये दो मीडियम्स की क्या होंगी, आपस में रेशो होगी, और ये जो रेशो होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो हमारे पास जो है वो साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल होगा। इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो है वो टॉपिक, हमारा जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी तरह से आ जाता है जी, टॉपिक हमारा आ जाता है। अब इसके साथ हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ, जो इसकी असाइनमेंट है वो आपने खुद करनी है। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास दैट्स रिफ्रैक्टिव मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n इज इक्वल टू 1.502 टू एयर whose refractive medium is refractive index is n is equals to 1.002 and water का भी उसने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देखें आपके पास जो रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ ग्लास है वो आपके पास ये है, NG से उसने डिनोट किया हुआ है। रिफ्रैक्टिव जो आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास जो एयर का, NA से उसको डिनोट किया हुआ है, और वो ये है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको उसने दिया हुआ है जो कि आपके पास ये है। ठीक है, अब देखिए आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सब के आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना क्या है कि आपके पास जो है वो आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल एंगल देखिए आपके पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा c इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। आपने थीटा c फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है, तो साइन को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो साइन दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स n2 डिवाइडेड बाय n1 वेयर n2 इज द रिफ्रैक्टिव मीडियम। आपके पास जो होगा ना, जो रिफ्रैक्टेड मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर आपकी लाइट जो है वो ग्लास से जो है वो एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जाने का मतलब है, अगर एयर में जा रही है तो इसका मतलब है एयर में जाके रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो NA डिवाइडेड बाय NG, मतलब एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है।
ग्लास से सॉरी एयर में जा रही है, तो एयर में जा रही है तो आपके पास एयर जो है वो रिफ्रैक्टेड मीडियम है और ग्लास क्या है, इंसिडेंट मीडियम है। इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करें और कैलकुलेटर पे आप साइन इनवर्स लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी थीटा की। अब अगर आप क्या करेंगे, अगर आपकी जो लाइट है वो ग्लास से जो है वो वाटर में जा रही है, तो अब ग्लास से वाटर में जा रही है, ग्लास से इंसिडेंट हो रही है और वाटर में जा रही है, ग्लास से इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट मीडियम क्या होगा, ग्लास होगा, और रिफ्रैक्टेड मीडियम आपके पास वाटर होगा, तो NW डिवाइडेड बाई NG होगा। दोनों वैल्यूज़ पुट करें, आपको गिवन है, और कैलकुलेटर पे साइन दोनों को डिवाइड करके ना आपने क्या करना है, साइन इनवर्स लेना है कैलकुलेटर पे। आपके पास थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी, थीटा सी की वैल्यू आपके पास 62 डिग्री आती है, आपने करके देख लेना है। इसके बाद आपके पास जो असाइनमेंट है ये आपने खुद करनी है, आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास इसी की टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है उसी की हमारे पास ये एक एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। ये भी आप देखें, आप अक्सर मैसेजिंग करते हैं, आप जो है वो वॉइस कॉल कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो जब भी आप देखें, अगर आप मैसेज एक टाइप करते हो तो वो मैसेज कितने जो है वो सेकंड्स में एक जगह से दूसरे दुनिया के किसी भी कोने में जो है वो विद इन सेकेंड्स जो है वो सेंड हो जाता है। तो ये इतनी जल्दी जल्दी किस तरह से सेंड होता है, हमारे पास ये ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक जिस तरह से आप कह सकते हो कि टेलीकम्युनिकेशन में अगर हम ये कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका ऑप्टिकल फाइबर्स का, तो ये हम आज जो है वो स्टडी करेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर्स हमारे पास होते कैसे हैं और किस तरह से ये डेटा जो है वो ट्रैवल करवा के लेके जाते हैं, और कितनी इनकी जो है इसकी जो स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो ये हम जो है वो आज स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मेनली स्टूडेंट जो कंसिस्ट करता है, जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास एक जो है वो कोर होती है। ये ऑप्टिकल फाइबर्स आपके पास ग्लास के भी बने हुए हो सकते हैं, जो है वो प्लास्टिक के भी बने हुए हो सकते हैं। तो इनकी ये जो कोर होता है ना, ये जो दरमियान में ये जो कोर है, ये हमारे पास देखें, ये इसका बिल्कुल इंटरनल पार्ट है कोर जिसको बोलते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब कोर हमारे पास ग्लास की बनी हुई एक जो है वो हमारे पास एक ट्यूब सी होती है, और इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर हमारे पास होती है क्लैडिंग होती है। क्लैडिंग भी हमारे पास ग्लास ट्यूब ही होती है। अब इस तरह से कंसिडर करें ना कि एक ग्लास ट्यूब है, तो उसके अंदर आपने जो है वो छोटी पतली ग्लास ट्यूब डाल दी। जो पतली ग्लास ट्यूब होगी वो आपके पास कोर होगी, और जो ऊपर वाली जो ग्लास ट्यूब होगी ना, जिसके अंदर आपने पतली वाली ग्लास ट्यूब डाली है, वो आपके पास क्लैडिंग होगी, ठीक है। क्लैडिंग के अंदर क्या होता है, कोर होता है, ठीक है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव, देखें यहाँ पे लिख देती हूँ, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो क्लैडिंग से ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्लैडिंग से ज़्यादा होता है। या मैं आपको बताऊँगी किस तरह से क्यों रखा जाता है, जो है वो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों रखा जाता है। ठीक हो गया। आपके पास दरमियान में एक कोर है, उसकी साइड्स पे हमारे पास क्या है, क्लैडिंग है, और क्लैडिंग के ऊपर हमारे पास जो है वो जैकेट होती है। जिस तरह से अक्सर वायर्स के ऊपर, जो आपके घरों में जो वायर्स होती हैं जिनके ऊपर जो है वो जैकेट आपने देखी हुई होती है, प्लास्टिक जैकेट होती है। अक्सर वायर्स जो है वो जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं, आपके पास उनके ऊपर जैकेट्स होती है जिस तरह प्लास्टिक की, उस तरह से इसके ऊपर भी प्लास्टिक की जैकेट होती है। स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। ये आपके पास जैकेट है, इसके जो है वो नीचे हमारे पास क्या है, क्लैडिंग है, क्लैडिंग के बीच में हमारे पास कोर है, और ये जो है वो हमारे पास